बच्चों आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स एंड मेथड्स ऑफ ओस्मो रेगुलेशन। और बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है। देखिए ये पूरा टॉपिक जो है ना थोड़ा लेंथी है, पूरा कम ही लॉन्ग आता है। इसमें बेसिकली 3 कैटेगरीज आती हैं और वो तीनों में से कोई एक कैटेगरी लॉन्ग बना के दे सकता है, दोनों दे सकता है, तीनों दे सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो हमने तो सारे ही समझना है ना। तो हमने देखना है क्या इस टॉपिक में, प्रॉब्लम्स एंड मेथड्स ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। यानी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो अलग अलग इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। जैसा कि पहला है फ्रेश वाटर के अंदर, फिर कोई और इन्वायरमेंट होगा, तो उस इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और किन किन मेथड्स को यूज़ करके ऑर्गेनिजम्स ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। जी बेटा, स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ रिवाइज़ करवाता जाऊँ। एक इन्वायरमेंट होता है जिसका नाम होता है हाइपोटोनिक, और एक होता है जिसको हम हाइपरटोनिक कहते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट भी होता है और सॉल्यूशन भी होता है। मैं सॉल्यूशन की मिसाल दे रहा हूँ, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ भी सॉल्यूशन। लेट्स सपोज मैं एक बीकर लेता हूँ, कंटेनर लेता हूँ, उसके अंदर मैं बहुत सारा पानी डाल देता हूँ, बहुत सारा पानी, और उसमें थोड़ा सा मैं सोल्यूट डाल देता हूँ। ठीक है, सोल्यूट थोड़ा सा। तो बेटा ऐसा इन्वायरमेंट होता है या ऐसा सॉल्यूशन होता है हाइपोटोनिक, यानी बहुत सारा पानी है और बहुत कम जो है वो सोल्यूट है। लेकिन अगर मैं सोल्यूट बढ़ाता जाऊँ और इतना बढ़ा दूँ कि सोल्यूट ज़्यादा हो जाए पानी की निस्बत, यानी सोल्यूट ज़्यादा हो जाए और पानी उसके हिसाब से कम पड़ जाए, तो बेटा ऐसा सॉल्यूशन होता है हाइपरटोनिक। तो क्या समझे, हाइपोटोनिक में पानी ज़्यादा होता है, और हाइपो में, ऑलराइट, और हाइपरटोनिक में सोल्यूट या बेटा साल्ट्स जो है ना वो ज़्यादा होते हैं। जी बेटा, तो पहला ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर है। इमेजिन करें कि एक ऑर्गेनिज़म, लेट सपोज ये एक ऑर्गेनिज़म है जो कि फ्रेश वाटर के अंदर रह रहा है, यानी इसके इर्द गिर्द क्या है, फ्रेश वाटर। बेटा जब फ्रेश वाटर की बात होती है ना तो उसमें साल्ट वगैरह नहीं होते या बहुत कम होते हैं, ये वो चूँकि वो फ्रेश है। तो बाहर जो है वो बेटा पानी बहुत ज़्यादा है और साल्ट ऑलमोस्ट नहीं है, लेकिन इस ऑर्गेनिज़म की बॉडी के अंदर साल्ट्स ज़्यादा होंगे, मतलब साल्ट्स मौजूद होंगे ना। तो ऑर्गेनिज़म की बॉडी में साल्ट्स होंगे और बाहर तो ना होने के बराबर है ना। तो पहली लाइन देखें, जनरली द फ्रेश वाटर एनिमल, ये जो फ्रेश वाटर के एनिमल्स होते हैं ना, आर हाइपरटोनिक टू देयर इन्वायरमेंट। चूँकि इनकी बॉडी के अंदर जितने साल्ट्स हैं ना वो उतने बाहर नहीं हैं, तो फिर इनकी बॉडी क्या कंसिडर की जाएगी, हाइपरटोनिक, यानी साल्ट ज़्यादा है ना उसको हाइपरटोनिक बोलते हैं अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से। तो इसका आगे मतलब लिखा है, इट मीन, इसका मतलब है दे हैव लार्ज सोल्यूट कंसनट्रेशन इन द बॉडी फ्लूइड, यानी उनकी बॉडी फ्लूइड के अंदर सोल्यूट कंसनट्रेशन लार्ज है, ज़्यादा है, देन द सराउंडिंग वाटर, इर्द गिर्द के पानी से ज़्यादा है। जी बेटा आप देखें, पानी जो है वो बाहर बहुत ज़्यादा है क्योंकि फ्रेश वाटर है, तो फ्रेश वाटर बहुत ज़्यादा होता है, अंदर उस हिसाब से पानी इतना नहीं है। तो फिर ऑस्मोसिस, आपने एक प्रोसेस पढ़ा हुआ है ना, ऑस्मोसिस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पानी ज़्यादा मिकदार से कम की तरफ ट्रैवल करके जाता है। तो बेटा बाहर पानी ज़्यादा है तो वो बाहर से अंदर की तरफ मूव करके जाएगा ऑस्मोसिस के ज़रिए, ऑलराइट। तो कहता है कि वाटर कंटिन्यूसली एंटर देयर बॉडीज़, उनकी बॉडी में पानी आता रहता है थ्रू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के प्रोसेस के ज़रिए। अब बेटा पानी ने जब अंदर आना है तो उसको कोई एंट्री का रास्ता चाहिए ना, तो वो गिल्स होते हैं। चूँकि हम फ्रेश वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर में मोस्टली हम फ़िश को ही कंसीडर करते हैं, तो पानी गिल्स के ज़रिए बेसिकली अंदर आता है। तो यहाँ पे लिखा है पर्टिकुलरली, यानी ख़ास तौर पर, अक्रॉस परमिएबल सरफेसेस, ऐसी सरफेस जो परमिएबल हो, यानी जहाँ से पानी गुजर सकता हो, लाइक गिल, जैसा कि गिल्स में से पानी गुजर कर अंदर जा सकता है। अब बेटा अगली बात देखें, साल्ट्स जो है ना इस ऑर्गेनिज़म की बॉडी में ज़्यादा हैं और हमने देखा कि बाहर जो है वो साल्ट बहुत कम है, तो साल्ट भी ज़्यादा से बाहर की तरफ जाएंगे, यानी साल्ट बाहर को मूव करना शुरू कर देंगे या मूव करना चाहते हैं, क्योंकि हर चीज़ अपनी ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम की तरफ जाना चाहती है। तो कहता है जो असेंशियल साल्ट है, जो ज़रूरी है, और जो आइंस वगैरह है जैसा कि सोडियम क्लोराइड वगैरह, डिफ्यूज़ आउट ऑफ द बॉडी, वो बॉडी से बाहर जाना शुरू हो जाते हैं क्योंकि बाहर इतने नहीं हैं और अंदर ज़्यादा है, इनटू द सराउंडिंग वाटर, अपने इर्द गिर्द के
पानी के अंदर जाना शुरू कर देते हैं। अब बेटा यहाँ तक आपने प्रॉब्लम्स पढ़ी हैं। प्रॉब्लम्स क्या है कि बाहर से पानी मुसलसल अंदर आना चाहता है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है बाहर, और साल्ट जो है बेटा वो बाहर जाना चाहते हैं क्योंकि बाहर साल्ट है ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम है। अब इनका मेथड भी देखना है कि इन ऑर्गेनिज़म ने इसका क्या मेथड निकाला है, क्या सोल्यूशन निकाला है। जी तो बेटा देखें, अब यहाँ से सोल्यूशन शुरू हो रहा है। ओस्मो रेगुलेशन करते हुए दे प्रिवेंट, ये जो फ़िश वगैरह, ये जो ऑर्गेनिज़म वगैरह ना, ये रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं वाटर को फ्रॉम एंटरिंग देयर बॉडीज़, कि वो पानी उनकी बॉडी के अंदर इतना ना आ जाए क्योंकि बाहर पानी ज़्यादा है। एंड एलिमिनेट एक्सेस वाटर दैट डज़ एंटर, और बेटा अगर एंटर हो गया ना पानी, तो जो एक्सेस होगा यानी जितनी ज़रूरत है उसके अलावा वो निकाल देंगे ये। और बेटा निकालने का तरीका क्या है? फॉर दिस पर्पज़ दे प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरन। ये जब यूरन पैदा करते हैं, पेशाब पैदा करते हैं, तो वो काफ़ी डाइल्यूट होता है, काफ़ी पतला होता है, जिसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो चाहते ही यही है कि पानी बॉडी से निकले, जो ज़्यादा एंटर हो गया वो निकालना है, तो डाइल्यूट यूरन के ज़रिए निकाला जाएगा। अब बेटा एक और प्रॉब्लम आ रही थी कि जो साल्ट है ना, वो बॉडी से मुसलसल बाहर जा रहे हैं। साल्ट बेटा मुसलसल बाहर जा रहे हैं क्योंकि बाहर साल्ट है नहीं, तो इससे बेटा बॉडी को प्रॉब्लम होगी ना, क्योंकि बॉडी को एक नॉर्मल अमाउंट में साल्ट भी तो चाहिए अपने प्रॉपर काम करने के लिए। सो कहता है टू कंपनसेट द लॉस ऑफ साल्ट, ये जो साल्ट्स वगैरह लॉस हो रहा है ना इनको कंपनसेट कैसे करना है? एक्टिवली ट्रांसपोर्ट साल्ट बैक इनटू देयर बॉडीज़, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से वापस अपनी बॉडी के अंदर साल्ट को भी लेकर आना है। ठीक है। सो अनलाइक देयर मैरीन वाटर एनिमल्स, फ्रेश वाटर एनिमल्स रेयरली ड्रिंक वाटर। बात समझें। अगला जो है ना मैरीन वाटर है, ये जो फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं ना, ये रेयरली यानी बहुत कम ड्रिंक करते हैं पानी को। तो बेटा ये एनिमल पानी को इतना नहीं पीते, ऐसा इसलिए कि पानी पहले इनकी बॉडी में आता जा रहा है। क्यों? क्योंकि बाहर फ्रेश वाटर बहुत सारा है, तो इनको पानी ड्रिंक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो ऑलरेडी परेशान है कि जो एक्स्ट्रा वाटर आ रहा है ना, इनको निकाला कैसे जाए। तो बेटा ये ड्रिंक नहीं करते, ठीक है, पानी को। नेक्स्ट है ऑस्मो रेगुलेशन इन मैरीन वाटर। मैरीन कहते हैं समुद्री पानी। अब समुद्री पानी की क्या पहचान होती है कि बेटा इस पानी में बहुत सारे साल्ट होते हैं। अगर वाटर और साल्ट का बैलेंस चेक किया जाए तो जितने वाटर में साल्ट चाहिए होते हैं ना, उससे ज़्यादा होते हैं, यानी हाइपरटोनिक सी सिचुएशन बनती है। जी बेटा लेट सपोज़ कंसीडर करते हैं कि ये एक एनिमल है, वैसे बस समझाने के लिए इस तरह की डायग्राम बनाता हूँ, और बाहर जो है वो बेटा मैरीन वाटर है। जब भी मैरीन लफ्ज़ ज़हन में आए ना, तो आपके ज़हन में आना चाहिए साल्टी वाटर, यानी समुद्री पानी जिसमें साल्ट क्या होते हैं, भर के होते हैं साल्ट्स। ठीक है, साल्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, और उस हिसाब से बॉडी के अंदर इतने साल्ट नहीं होंगे, तो हम बॉडी के अंदर साल्ट जो हैं वो कम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, इनकी जो बॉडी है, ये मैरीन वाटर में जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं ना, उनकी बॉडी में साल्ट कम है। बाहर देखें, बाहर के हिसाब से तो कम है ना, बाहर तो बहुत ज़्यादा है। तो साल्ट कम होने को क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक होना। हम बॉडी की बात कर रहे हैं, हम बाहर वाले इन्वायरमेंट की बात नहीं कर रहे। बाहर वाला इन्वायरमेंट तो साल्ट उसमें ज़्यादा ही है, हाइपरटोनिक ही है, लेकिन इनकी और इन एनिमल्स की जो बॉडीज़ है ना ऑर्गेनिजम्स की, बेटा वो साल्ट कम रखती है, तो वो हाइपोटोनिक कहला सकती है। जी तो बच्चे कहता है कि मोस्ट मैरीन एनिमल, मैरीन के अंदर रहने वाले ज़्यादातर एनिमल हाइपोटोनिक टू देयर इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट के हिसाब से हाइपोटोनिक होते हैं, यानी इन्वायरमेंट में बहुत सारा साल्ट है, उस हिसाब से बॉडी के अंदर कोई इतना नहीं है। जी तो बेटा आगे वही बात लिखी हुई है। दिस मीन, इसका मतलब है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हैज़ मच हायर सोल्यूट यानी साल्ट कंसनट्रेशन, कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है ना बाहर वाला, उसमें साल्ट या सोल्यूट बहुत ज़्यादा हैं देन देयर इंटरनल टिशू, यानी उनकी बॉडी के अंदर इतना साल्ट सोल्यूट नहीं है। जी बेटा अब इनको प्रॉब्लम क्या आएगी, देखें बात सुने। बाहर साल्ट बहुत ज़्यादा है ना, तो इनकी बॉडी के अंदर जो वाटर होगा वो बाहर की तरफ मूव करना शुरू करेगा। अच्छा ऐसा समझ लेते हैं कि बाहर अगर साल्ट ज़्यादा है तो पानी कम होगा। यस, आप कहेंगे समुद्री पानी तो है, हाँ पानी है, लेकिन साल्ट और वाटर का लेवल चेक किया जाता है, तो साल्ट इतने ज़्यादा है कि पर साल्ट जो वाटर है ना वो कम पड़ जाता है, तो हम यूँ ही कंसिडर करेंगे कि पानी क्या है, कम है। तो बॉडी के अंदर फिर उस हिसाब से ज़्यादा पानी होगा, क्योंकि बॉडी के अंदर साल्ट कम है। तो बेटा बॉडी के अंदर ज़्यादा पानी है, बाहर पानी उस हिसाब से कम है, तो इनकी बॉडी से पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। अब पानी तो हर बॉडी की ज़रूरत है ना, तो वो जब बाहर निकलेगा तो बॉडी में पानी की कमी होगी। पहला प्रॉब्लम क्या समझे कि बॉडी का पानी
बाहर को निकलना, ज़ाया होना शुरू हो जाएगा। और बेटा दूसरा प्रॉब्लम सुने, बाहर आप देख रहे हो साल्ट ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा चीज़ कम की तरफ आती है ना, तो बाहर के साल्ट अंदर आना शुरू हो जाएंगे, तो सिचुएशन बड़ी ख़राब हो रही है। पानी बाहर निकलता जा रहा है, साल्ट अंदर आते जा रहे हैं, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स हैं जी बेटा। तो देखें, वाटर कॉन्स्टेंटली लीव देयर बॉडी, पानी इनकी बॉडी से बाहर जा रहा है, लीव कर रहा है वाया ऑस्मोसिस थ्रू गिल एंड स्किन, गिल या स्किन के ज़रिए ऑस्मोसिस के प्रोसेस से पानी बाहर जा रहा है। और साल्ट क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली डिफ्यूज़ फ्रॉम द इन्वायरमेंट इनटू देयर बॉडी, मुसलसल इन्वायरमेंट से बॉडी के अंदर आ रहे हैं क्योंकि इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा हैं जी बेटा। अब एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे, तीसरी प्रॉब्लम भी सुने। देखिए, इनकी बॉडी से पानी मुसलसल बाहर निकल रहा है, तो इनको पानी ड्रिंक करना पड़ेगा, पानी इनको ड्रिंक करना पड़ेगा ताकि जो निकल रहा है उसका बैलेंस किया जा सके ना। अब जब ये पानी ड्रिंक करेंगे तो बेटा वो पानी तो बड़ा साल्टी नहीं है, नमकीन नहीं है, साल्ट ज़्यादा है ना, तो साल्ट इनकी बॉडी में मज़ीद आना शुरू हो जाए। देखिए दो तरह से साल्ट आ रहे हैं, एक तो बाहर ज़्यादा थे अंदर कम थे, तो ये ज़्यादा से कम की तरफ आना शुरू हो गए। दूसरा, जब ये पानी को पीते हैं तो वो पानी में भी साल्ट होते हैं, तो वो भी साल्ट अंदर आना शुरू होंगे, ये भी प्रॉब्लम है जी। तो बेटा ये लिखता है, इन एडिशन मज़ीद ये दे हैव एक्सेस साल्ट इन दर बॉडी ड्यू टू ड्रिंकिंग ऑफ सी वाटर। अब ये जो सी समुद्री पानी या मैरीन पानी है, जब ये पिएंगे तो उसमें बहुत सारे साल्ट बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे। तो बेटा यहाँ तक प्रॉब्लम था, आगे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पहले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पढ़ते हैं। पहला प्रॉब्लम क्या था कि पानी इनकी बॉडी से मुसलसल बाहर जा रहा है, तो कहता है टू कंपनसेट फॉर द वाटर लॉस, ये जो पानी का लॉस हो रहा है ना, बॉडी से बाहर जा रहा है पानी, उसको बैलेंस कंपनसेट करना है। कैसे, मैरीन एनिमल्स ड्रिंक सी वाटर कंटिन्यूसली, तो बेटा ये पानी को ड्रिंक करते हैं ताकि पानी जो बाहर जा रहा है वो अंदर ले सके, बैलेंस कर सके। तो एक ये तरीका है पानी को मेंटेन करने का। नंबर 2, दे ऑल्सो कंजर्व वाटर, कि जो पानी अंदर है ना बॉडी का, उसको भी कंजर्व यानी बचाने की कोशिश करनी है ताकि वो बाहर ना निकले। कैसे, बाय प्रोड्यूसिंग वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हाईली कंसनट्रेटेड यूरन। बेटा ये यूरन बहुत स्मॉल अमाउंट में पैदा करते हैं, बहुत थोड़ा यूरन पैदा करते हैं, क्योंकि यूरन के ज़रिए पानी ना बॉडी से निकलता है, तो ये थोड़ा यूरन पैदा करेंगे, और जो पैदा करेंगे वो हाईली कॉन्सनट्रेटेड होगा, यानी उसमें पानी बहुत कम होगा, साल्ट बहुत ज़्यादा होंगे, तो पानी को कंज़र्व किया जा सकता है और बचाया जा सकता है। तो ये पहला सॉल्यूशन है कि जो पानी इनकी बॉडी से बाहर निकल रहा है उसको कैसे रोका जा सकता है। अब बेटा दूसरा सॉल्यूशन पढ़ना है दूसरी प्रॉब्लम का। वो ये था कि इनकी बॉडी के अंदर ना साल्ट वगैरह एंटर होते जा रहे हैं, क्योंकि बाहर बहुत साल्ट है, अंदर हो रहे हैं एंटर, तो साल्ट को बाहर निकालना है। तो कहता है टू रिमूव द एक्सेस सॉल्ट, जो ज़्यादा साल्ट है उनको बाहर निकालने के लिए स्पेशलाइज्ड क्लोराइड सेल होते हैं गिल्स के अंदर। ये जो गिल्स होते हैं ना, इनके अंदर क्या होते हैं, स्पेशल किस्म के क्लोराइड सेल्स होते हैं। वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं एनर्जी एटीपी की शक्ल में, एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, और एक्टिवली यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए पंप करते हैं, बाहर भेजते हैं साल्ट्स को आउट ऑफ द ब्लड एंड बैक इनटू द एनवायरनमेंट। अपने ब्लड या अपनी बॉडी से निकालते हैं और बेटा एनवायरनमेंट में दोबारा साल्ट को भेज देते हैं। तो एनवायरनमेंट में साल्ट जा रहे हैं और बॉडी में कम हो रहे हैं। आगे कहता है दे ऑल्सो रिमूव एक्सेस साल्ट थ्रू देयर किडनी। बेटा हमने ये पढ़ा है ना, हाईली कंसनट्रेटेड यूरन, तो यूरन कौन बनाता है, किडनी बनाते हैं। पेशाब कौन बनाता है, गुर्दे, किडनीज बनाते हैं। तो कंसनट्रेटेड यूरन कैसे बनेगा, जब किडनी जो है वो ज़्यादा साल्ट निकालेगी यूरन के थ्रू। तो बेटा किडनी भी काम करती है एक्स्ट्रा साल्ट निकालने का। और बेटा साल्ट निकालने का एक तीसरा तरीका भी है। एक डाइजेस्टिव सिस्टम है ना हमारी बॉडी के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो आखिरी पोर्शन होता है ना बेटा, वो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन में फीसिस बनती है ना, वेस्ट बनता है। और लार्ज इंटेस्टाइन का भी बेटा जो आखिरी पार्ट है वो रेक्टम होता है, ठीक है, जिसमें आपने पढ़ा था फीसिस स्टोर होती हैं। अब बच्चे इन रेक्टम के अंदर स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं जिनका नाम है रेक्टल ग्लैंड्स, रेक्टल ग्लैंड्स। और ये रेक्टल ग्लैंड्स का भी यही काम है कि जो एक्सेस साल्ट है, जो इजाफी साल्ट्स वगैरह है ना बॉडी के अंदर, उनको ये ग्लैंड भी रिमूव करते हैं और फिर बेटा फाइनली इनको फीसिस के ज़रिए बॉडी से निकाल दिया जाता है। तो इनमें ये भी तरीक़ाकार है
इस प्रॉब्लम से निजात पाने का, सोल्यूशन पाने का। जी तो बच्चे कहता है कि सम मैरीन फिशेस, कुछ समुद्री फिशेस मछलियों के अंदर हैव स्पेशल सॉल्ट एक्सक्रीटिंग ग्लैंड्स, स्पेशल सॉल्ट को निकालने वाले ग्लैंड्स होते हैं रेक्टम के अंदर, और बेटा उनका नाम है रेक्टल ग्लैंड्स। दीज ग्लैंड्स रिमूव सॉल्ट फ्रॉम द ब्लड इनटू डाइजेस्टिव ट्रैक, तो डाइजेस्टिव ट्रैक में ये काम करते हैं, ब्लड में से सॉल्ट निकाल के डाइजेस्टिव ट्रैक में डाल देते हैं, विच आर देन एलिमिनेटेड अलॉन्ग विद द फीसेस, और बेटा फाइनली उसको फीसेस के ज़रिए निकाल देना है। तो ये हमारे पास दूसरा सोल्यूशन यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड होता है। और ये सोल्यूशन किस चीज़ का है, एक्स्ट्रा बॉडी के अंदर जो साल्ट है ना उसको कैसे रिमूव करना है। जी तो बेटा अब हमारे पास है ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। बेटा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या होता है, खुश्की वाला हैबिटेट, खुश्की वाला इन्वायरमेंट। जैसा कि इंसानों का हमारा इन्वायरमेंट क्या है, टेरेस्ट्रियल है, हम पानी के अंदर तो नहीं ना रह रहे, ना फ्रेश वाटर के अंदर ना मैरीन वाटर के अंदर, हम खुश्की के अंदर रह रहे हैं। इस तरह बर्ड्स का, रेप्टाइल्स का, इन हमारा जो मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, इनका मैमल्स में आते हैं ना हम, तो बेटा इनका मेजरली कौन सा इन्वायरमेंट है, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। जी तो बेटा सबसे जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में खुश्की वाले इन्वायरमेंट में सबसे जो मेजर इशू है ना वो हमारा इवेपोरेशन का है। इवेपोरेशन यानी हमारी बॉडी से पानी इवेपोरेट होता है, जैसा कि हमारी बॉडी में पर्सपिरेशन होता है ना, पर्सपायरेशन, पसीना आता है, तो वो भी इवेपोरेशन ही है ना, पानी उड़ जाता है। इस तरह प्लांट्स इवेपोरेट करते हैं जिसको आप ट्रांसपायरेशन कहते हो, तो पानी ज़ाया होता है, पानी बॉडी से निकलता है, हमारा ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इवेपोरेशन से पानी जो ज़ाया हो रहा है बेटा, तो हम उसको मैनेज करते हैं, कैसे हम पानी पीते हैं, और हमारी जो किडनीज़ हैं वो पानी के लेवल को बैलेंस करती होती है। जी तो बेटा ये बात है कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं ना वो लूज़ करते हैं पानी को इन्वायरमेंट के अंदर थ्रू इवेपोरेशन फ्रॉम रेस्पिरेटरी सर्फेसिस थ्रू द स्किन, ठीक है, एंड वाया द एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट। तो ये तीनों यहाँ पे बात की है, इवेपोरेशन होती है कैसे, रेस्पिरेटरी सरफेस से, स्किन से भी इवेपोरेशन होती है, या वेस्ट में भी एक्सक्रीशन होता है। वेस्ट यानी जब हम यूरिन पैदा करते हैं, हम फीसिस बनाते हैं, तो उसमें भी कुछ ना कुछ पानी रिमूव हो रहा होता है, ज़ाया हो रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉब्लम है। दे ऑल्सो हैव टू इंश्योर दैट वाटर इनटेक फ्रॉम द ड्रिंकिंग एंड फूड, हमें ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि जो हमारा वाटर इनटेक है ना, यानी हम कितना बॉडी के अंदर पानी ले रहे हैं, किसके ज़रिए, ड्रिंकिंग यानी पानी पीने के ज़रिए, एंड फूड और अपने खुराक के ज़रिए। और जो हमारा मेटाबॉलिक वाटर प्रोडक्शन है ना, मेटाबॉलिक वाटर प्रोडक्शन क्या, मेटाबॉलिज़म होती है ना हमारी बॉडी के अंदर, रेस्पिरेशन होती है, तो बेटा हमारा जो ग्लूकोज है C6H12O6 ये ऑक्सीजन को लेता है और इससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर। एग्जैक्टली हमारी बॉडी के अंदर ये भी पानी पैदा होता है, ये रिएक्शन के ज़रिए पानी पैदा हो रहा है, और बॉडी के अंदर होने वाले रिएक्शन को बोलते हैं मेटाबॉलिज़म या मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक वाटर की प्रोडक्शन होती है, तो हमें इज़ इक्वल टू वाटर लॉस टू द इन्वायरमेंट, हमें बराबर रखना पड़ता है जितना हमारी बॉडी के अंदर पानी इनटेक किया जा रहा है या पैदा किया जा रहा है, उसको बैलेंस करना है, बराबर करना है जितना पानी हमारी बॉडी के अंदर लॉस हो रहा है, हमारी बॉडी से लॉस हो रहा है, इनको मेंटेन करना है। तो बेटा उसके लिए 3 तरीके हैं। नंबर 1, हमने एनाटॉमिकल अडेप्टेशन की हुई है। एनाटॉमिकल का मतलब होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, वो इस तरह से बने हैं कि वो पानी को इतना ज़ाया नहीं होने देंगे, पानी को मेंटेन करेंगे। हमने फिजियोलॉजिकल चेंजिंग्स की हैं, अडेप्टेशंस की। फिजियोलॉजिकल यानी हमारा जो फंक्शंस होते हैं, यानी हमने ऐसे काम किए हैं जिससे हमारा पानी का कंटेंट इक्वल रहेगा, जितना हम ले रहे हैं और जितना हम लॉस कर रहे हैं बराबर रहेगा। और बिहेवियरल अडेप्टेशन की है, यानी हमने अपना बिहेवियर इस अकॉर्डिंगली सेट किया है कि हम पानी को मैक्सिमम बचा सकते हैं। जी तो बच्चों सबसे पहले हमने एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस को देखना है इस पैराग्राफ के स्टार्ट से। तो सबसे पहले कहता है दे हैव रिलेटिवली इम्परमिएबल आउटर लेयर्स। इम्परमिएबल का मतलब होता है जिसमें से पानी ना गुजर सकता हो। तो ये जो सारे के सारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स हैं ना, इनकी आउटर यानी बॉडी के बाहर जो लेयर्स होती है
वो इम्परमिएबल होती हैं, उनमें से वाटर नहीं लॉस हो सकता, ठीक है। टू प्रिवेंट इवेपोरेटिव वाटर लॉस, तो जो इवेपोरेशन से वाटर लॉस होना था उसको प्रिवेंट कर देती है ये लेयर्स, रोक देती है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर जो इंसेक्ट्स हैं, पोजेस उनके पास मौजूद होता है अ वैक्सी एक्जोस्केलेटन मेड ऑफ काइटन। तो बात को समझें, इंसेक्ट्स के अंदर होता है एक्जोस्केलेटन जो कि काइटन का बना होता है, और काइटन एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। और बेटा उसके ऊपर ना चमकदार वैक्स लगी होती है, और जो वैक्स होती है वो पानी को लॉस नहीं होने देती, पानी उसमें से गुजर के जा नहीं सकता। बेटा ये इंसेक्ट के ऊपर ये जो आपको चमकदार सी लेयर नज़र आ रही है, ये वैक्स है, ठीक है, इसके एक्सोस्केलेटन के ऊपर, यानी इसकी बॉडी के ऊपर। तो ये वैक्स ही वो इम्परमिएबल वाटर लेयर है जो कि पानी को इवेपोरेट नहीं होने देगी, पानी का लॉस नहीं होने देगी। सही हो गया, ये इंसेक्ट में मिसाल थी। आगे कहता है जो रेप्टाइल्स है, जिनमें लिजर्ड्स आ जाते हैं, जिनमें स्नेक्स आ जाते हैं, हैव वाटर प्रूफ स्केल्स मेड ऑफ केराटिन। तो बेटा जो रेप्टाइल्स हैं उनकी बॉडी के सबसे बाहर क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं। वाटर प्रूफ यानी पानी उसमें से बाहर नहीं जा सकता, और वो किसके बने होते हैं, केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। जैसा कि बेटा ये स्नेक के स्केल्स मैंने आपको दिखा रहे हैं, ये सारे स्केल्स हैं, और ये क्या हैं, ये वाटर प्रूफ हैं, केराटिन के बने हुए हैं, और इससे पानी एवेपोरेशन से लॉस नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद कहता है जो मैमल्स और बर्ड्स है ना, मैमल्स में हम आ जाते हैं और बर्ड्स आप पता है, हैव डेड केराटिनाइज्ड स्किन। बेटा हमारी स्किन के अंदर केराटिन के कुछ सेल्स होते हैं, कुछ डेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी स्किन डेड है, लेकिन उनमें कुछ डेड केराटिनाइज्ड सेल्स होते हैं, ठीक है, स्किन के अंदर। बहरहाल हमारे पास स्किन है, ठीक है। रेप्टाइल्स के पास क्या है, स्केल्स हैं, और इंसेक्ट्स के पास क्या है, वैक्सी एक्सोस्केलेटन है, ठीक है। तो हमारे पास जो स्किन है ना, स्किन सेल्स, ऑल्सो ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड्स इन द स्किन। बेटा हमारी स्किन से ऑयल निकल रहा होता है ना, तो हमारी स्किन के अंदर ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि ऑस्मोरेगुलेशन करते हैं। हमने क्या पढ़ना है, ऑस्मोरेगुलेशन। और ये सारी क्या है, एनाटॉमिकल अडेप्टेशन है। एनाटॉमिकल यानी स्ट्रक्चरल। तो हम सब ने अपनी बॉडी में कोई ना कोई ऐसी स्ट्रक्चर लाजमी बना ली है नेचर ने, जो कि इवेपोरेटिव लॉस को रोक सकती है। जी बेटा, तो दूसरी अगर मैं आपको अडेप्टेशन दिखाऊं तो दैट इज़ द फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। अब हम फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन यहाँ से यहाँ तक इस पैराग्राफ में समझेंगे। तो कहता है देयर किडनीज़, यानी ये जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं इनकी जो किडनीज़ है ना, प्ले अ वाइटल रोल टू रिटेन वाटर इनसाइड द बॉडी। रिटेन का मतलब होता है रखना। तो हमारी किडनीज़ इस तरह का काम करती हैं कि वो मैक्सिमम पानी को रिटेन करके रखती हैं बॉडी के अंदर। देखिए कभी कभी यूरिन बहुत पतला आता है और कभी कभी बहुत गाढ़ा आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि किडनी ने मैक्सिमम कोशिश करनी होती है कि बॉडी की ज़रूरत का पानी लॉस ना हो जाए, ठीक है। तो हमारी किडनीज़ ने फिजियोलॉजी करनी है, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन करनी है। इसके अलावा कहता है मोर ओवर मज़ीद ये दे कन्वर्ट द प्राइमरी वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म दैट इज़ अमोनिया इनटू यूरिया और यूरिक एसिड। तो ये बात सुने, हम इससे अगला लेक्चर पढ़ेंगे यहाँ पर ना, नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो बेटा हमारी जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन जब उसकी मेटाबॉलिज्म होती है, जब हम प्रोटीन को तोड़ते हैं बॉडी के अंदर, तो सबसे पहले पैदा होती है अमोनिया। बेटा अमोनिया जो है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है, ठीक है। और उसको निकालने के लिए ना, बॉडी से निकालने के लिए अमोनिया को सबसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। तो इतना पानी तो हमारी बॉडी वैसे ही नहीं दे सकती ना, बॉडी में लॉस हो जाएगा पानी का। तो हम अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं यूरिया में या यूरिक एसिड में, जिनको निकालने के लिए इतना पानी नहीं चाहिए और वो इतने टॉक्सिक भी नहीं होते, ठीक है। तो हम यूरिया यूरिक एसिड में तब्दील करते हैं, विच रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन यानी निकालना, तो इनको निकालने के लिए हमें कम पानी चाहिए होता है, ठीक है। तो ये हमारी फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। और आखिर पे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये बिहेवियरल अडेप्टेशन है। तो बेटा सबसे पहली बात है कि मैनी डेजर्ट एनिमल,
बेटा डेजर्ट एनिमल को तो ज़्यादा चैलेंज होता है ना, उनके पास तो पानी इतना बल्कि बिल्कुल ही कम होता है। तो वो क्या करते हैं, स्टे अंडरग्राउंड, वो ज़मीन के नीचे रहते हैं, जैसा कि सांप हो गए, लिजर्ड्स, छिपकलियाँ हो गई। ड्यूरिंग द हीट ऑफ द डे, दिन की गर्मी जब होती है ना उस दौरान, टू अवॉइड एवेपोरेशन, ताकि उनकी बॉडी एवेपोरेट ना कर जाए। अगली बात, दे इमर्ज ओनली एट नाइट, तो वो सिर्फ रात को बाहर निकलते हैं। सहराओं के अंदर, डेजर्ट्स के अंदर रात को बहुत ज़्यादा इस तरह के एनिमल्स होते हैं, ठीक है। व्हेन द एयर इज़ कूलर, रातें काफ़ी ठंडी होती हैं सहरा की, एंड मोर ह्यूमिड, और उनमें नमी होती है, उनमें पानी का कंटेंट थोड़ा हो जाता है रात के वक्त। तो ये एनिमल रात के वक्त बाहर आते हैं, सुबह के वक्त ये अंदर बिलों के अंदर छुपे रहते हैं। सो दीज एनिमल्स फीड अपॉन द सीड्स ऑफ द डेजर्ट प्लांट। तो बच्चे यही बात है कि इनको पानी तो बहुत कम मिलता है। पानी कब मिलेगा, जब कोई बारिश हो जाएगी, जब कोई मौसम इस तरह का होगा। लेकिन बाकी दौरान ये क्या करेंगे, डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं ना, उनके सीड्स को खा जाते हैं, उनसे पानी निकालते हैं। आपकी बताता हूँ कैसे। तो इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड, यस। तो जो प्लांट के सीड्स होते हैं ना, उनमें बेटा काफ़ी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स उन्होंने स्टोर करके रखे हैं, ठीक है। तो अब आपको पता है एक रिएक्शन है ना कि यही रेस्पिरेशन का C6H12O6, यानी ग्लूकोज, या जो कि एक कार्बोहाइड्रेट होता है। ग्लूकोज क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट। ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो बच्चे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है। तो यही बात मैं कह रहा हूँ कि ये क्या करते हैं, सीड के अंदर, सीड्स खा लेते हैं, सीड्स के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट तो होता है ना, तो वो इस कार्बोहाइड्रेट को इस्तेमाल करते हैं, उसकी मेटाबॉलिज्म करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, और फिर ये जो वाटर पैदा होता है ये इस पर सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। तो कहता है सम एनिमल, कुछ एनिमल जैसा कि कैंगरू रैट हो गया, सर्वाइव इंटायरली ऑन द मेटाबॉलिक वाटर, वो तो अपनी पूरी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर इसी मेटाबॉलिक वाटर के ऊपर सर्वाइव करता है। और ये वाटर कैसे पैदा होता है, प्रोड्यूस्ड एज बाय प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन मैंने आपको दिखाई है, जिसमें ग्लूकोज टूटता है, वाटर पैदा होता है ना, यही मेटाबॉलिक वाटर है, और कैंगरू रैट इसी पे सर्वाइव करता है। जी तो बेटा ये कैंगरू रैट है, जस्ट मैंने एक साथ पिक्चर लगा दी।